हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 96 से लेकर कार्यपत्रक 100 तक हल करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 95 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 96 में हम सीखेंगे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी तार्किक समझ अभिव्यक्त कर पाना। यानी हमारे समाज के अंदर जो संवेदनशील मुद्दे उपस्थित हैं उन पर हमारी तार्किक समझ कि उन मुद्दों पर कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है या उसका उपाय क्या हो सकता है, उनसे संबंधित सोच को विकसित करना। तो देखें, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी है। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ साथ दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है। उसे दर्जी के काम में कोई रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का कहना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज्यादा जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा तथा उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर अपने विचारों को लिखिए। यानी एक अरुणा नाम की लड़की है, वो 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है और उसके पिताजी दर्जी का काम करते हैं। तब उसके पिताजी कह रहे हैं कि अब उसकी शादी करनी है, इस वजह से उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और उसे घर के काम के साथ साथ दर्जी का काम सीखना चाहिए। लेकिन अरुणा कहती है कि नहीं, उसे पढ़ना है और उसे दर्जी के काम में कोई रुचि नहीं है, और यदि इस कम उम्र में उसकी शादी होगी तो उसकी आगे की पढ़ाई में भी क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन उसके पिताजी ऐसा करने से उसे मना करते हैं और कहते हैं कि शादी और दर्जी का काम सीखना अरुणा के लिए जरूरी है। अब हमें इस पर राय देनी है। देखो, सिंपल सी बात है, अरुणा 8वीं कक्षा की अगर परीक्षा दे चुकी है तो उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र होगी 12, 13 या 14 साल। और इस उम्र में शादी कराना क्या है? बाल विवाह है, जिससे उसका भविष्य क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वही बात हमें लिखनी है। देखो, हम लिखेंगे यहां पर कि हम अरुणा और उसके पिताजी को यही सलाह देंगे यही सलाह देंगे कि अभी अरुणा की अभी अरुणा की पढ़ने की उम्र है। क्या है? अभी अरुणा की पढ़ने की उम्र है। ठीक है, उसे आगे पढ़ना चाहिए। उसे आगे पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहली सलाह तो हम ये देंगे कि अभी जो अरुणा है उसकी पढ़ने की उम्र है और उसे आगे पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे हम क्या कहेंगे कि और उसे पढ़ाई के साथ साथ आप सिलाई का काम भी सिखा सकते हैं। उसे पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी उसे पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सिखा सकते हैं सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे, लेकिन छोटी उम्र में विवाह कराना क्या है? लेकिन छोटी उम्र में शादी करना गलत है। लेकिन छोटी उम्र में शादी कराना लेकिन छोटी उम्र में शादी कराना क्या है? गलत है। छोटी उम्र में शादी कराना क्या है? गलत है। इससे इससे अरुणा की आगे की पढ़ाई और जीवन इससे अरुणा की
आगे की पढ़ाई और जीवन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इससे दोनों पर क्या पड़ेगा? इससे दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। और हम क्या सलाह देंगे कि छोटी उम्र में विवाह कराना क्या है? कानूनन अपराध है। और आगे हम सलाह देंगे कि छोटी उम्र में छोटी उम्र में विवाह कराना क्या है? कानूनन अपराध है। छोटी उम्र में विवाह कराना कानूनन अपराध है। ठीक, सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या कर रही है? जोर दे रही है। सरकार भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर जोर दे रही है। ठीक है, सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या कर रही है? जोर दे रही है। ठीक है, सरकार खुद भी चाहती है कि बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। सरकार भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर क्या कर रही है? जोर दे रही है। इसीलिए इसीलिए अरुणा को अरुणा को अभी क्या करना चाहिए? अभी पढ़ना चाहिए। इसीलिए अरुणा को अभी पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ ही मैं उसे सिलाई का काम सीखने का भी सलाह दूंगा। साथ ही मैं उसे सिलाई का काम सीखने की भी सिलाई का काम सीखने की भी क्या दूंगा? सलाह दूंगा। ठीक है, ताकि आगे जीवन में आगे जीवन में वह आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। और उसके पिताजी को और उसके पिताजी को उसके पिताजी को शादी न कराने के पिताजी को शादी न कराने और पढ़ाई ना छुड़वाने की सलाह देंगे। पढ़ाई ना पढ़ाई ना छुड़वाने की ना छुड़वाने की सलाह देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इससे संबंधित तार्किक सोच थी जो हमने यहाँ पर लिख के बताई है। आगे बात करें, कार्यपत्रक आपका 97। यहाँ पर क्या है? देखी सुनी घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना। आपने जो भी घटना देखी है अथवा सुनी है उन घटनाओं का अपने शब्दों में क्या करना है? वर्णन करना है। पहला प्रश्न है कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हैं? अपने अनुभव शब्दों में लिखिए। क्या कह रहा है प्रश्न? कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं पर घूमने गए हैं कि नहीं गए हैं? और अगर गए हैं तो आपके अनुभव हैं वो आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। तो देखो, हम लिख लेते हैं कि हम हम एक बार हम एक बार सावलिया सेठ मंदिर के दर्शन करने गए थे। हम एक बार सावलिया सेठ के दर्शन करने गए थे। हम एक बार सावलिया सेठ के दर्शन करने गए थे। वहां हमने देखा कि वहां
हमने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग दूर दूर से बहुत सारे लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आए हुए थे। बहुत सारे लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आए हुए थे। ठीक है। सावलिया जी का मंदिर, सावलिया सेठ का मंदिर बहुत ही विशाल, बहुत ही विशाल एवं सुंदर है। ठीक है। हम रास्ते में आते समय हम रास्ते में आते समय शनिदेव महाराज के शनिदेव महाराज के दर्शन भी करके आए थे। ठीक है। हमने गांव में सुंदर हरियाली, सुंदर हरियाली, अलग अलग तरह की खेती, ठीक है, काम पर जाते लोगों आदि को देखा था। ठीक है। हम बहुत खुश थे। हम गांव के जीवन को देखकर हम गांव के जीवन को देखकर क्या थे? बहुत खुश थे। ठीक। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 2। आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, उसके बारे में लिखिए। तो देखें, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ, मैं एक बार उदयपुर हाँ, मैं एक बार उदयपुर मेले में घूमने गया था। उदयपुर मेले में घूमने गया था। कहाँ पर गया था? उदयपुर मेले के अंदर घूमने गया था। वहां छोटे से वह छोटे से बड़े अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के झूले, चकरिया, फिर दुकानें, खिलौने, ठीक है, खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें उपलब्ध थी। ठीक। फिर और क्या लिख सकते हैं कि हमने हमने झूले का आनंद लिया। हमने झूले का आनंद लिया, खिलौने खरीदे, ठीक है, मिठाइयाँ खाई या मिठाई खाई, मिठाई खाई और शाम के समय शाम के समय हम सब
वापिस खुशी खुशी घर लौट आए। ठीक, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 3, आपके आसपास आपने कोई बड़ी घटना, दुर्घटना या चोरी की खबर सुनी होगी। उस खबर या घटना के बारे में लिखिए। क्या कह रहा है कि आपने अपने आसपास या फिर कोई घटना की, किसी दुर्घटना की अथवा चोरी की खबर सुनी होगी, तो उस घटना के बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे, देखो कि हाँ हमने हाँ हमने हमारे आसपास हमारे आसपास एक बार बड़ी बस दुर्घटना की खबर सुनी थी। बड़ी बस दुर्घटना की खबर क्या की थी? खबर सुनी थी। ठीक है, हमारे विद्यालय के पास हमारे विद्यालय के पास सुबह का समय था। सुबह का समय था। सवारियों से भरी सवारियों से भरी बस स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर रुकी। ठीक है, हम भी विद्यालय आ रहे थे। हम भी विद्यालय आ रहे थे। हम भी कहाँ आ रहे थे? हम भी विद्यालय आ रहे थे। तभी सामने से एक अनियंत्रित ट्रक तभी सामने से एक अनियंत्रित ट्रक तेजी से आ रहा था। तेजी से आ रहा था। हम जैसे तैसे हम जैसे तैसे दौड़कर सड़क से दूर चले गए। हम जैसे तैसे दौड़कर सड़क से क्या हो गए? सड़क से दूर चले गए। ठीक है, वह ट्रक बस से टकरा गया। वह ट्रक किससे टकरा गया? वह ट्रक बस से टकरा गया। ठीक है, जिससे जिससे बस में क्या होगी? जिससे बस में आग लग गई। जिससे क्या हुआ? जिससे बस में आग लग गई। पीछे का पीछे का शीशा पीछे का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों को बाहर निकाला गया और कई सारे लोग कई सारे लोग इस दुर्घटना में कई सारे लोग इस दुर्घटना में क्या हो गए? घायल हो गए। कई सारे लोग इस दुर्घटना में क्या हो गए? इस दुर्घटना में घायल हो गए। ठीक, आगे बात करें आपके प्रश्न कार्यपत्रक 98 की। क्या दिया हुआ है कि दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपके सामने एक कहानी दी हुई है। इस कहानी को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कहानी क्या है? एक धनी जमींदार, ठीक है, एक धनी जमींदार बहुत ही बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे क्या करें? खुदाई करें।
उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में क्या भरा हुआ था? भूसा। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत ही क्या है? आसान हो। इसका अर्थ क्या है? बहुत ही आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब है वह अपने सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते हैं। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका मतलब वे अपने छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों रखा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 2। पशुओं का झुंड देना चाहते थे, किसे देना चाहते थे? तो बीच वाले भाई को। दूसरा, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है, इसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? किससे मिलता जुलता है? तो प्रस्तुत की, किसी के सामने रखने का मतलब है किसी बात को किसी के सामने प्रस्तुत करना। अगला तीसरा प्रश्न, इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए। तो क्या लिखेंगे कि चतुर जमींदार। जमींदार कैसा था? चतुर आदमी था। चतुर जमींदार। ठीक। अगला, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई? किसको बताई थी? डॉक्टर को। तुम लिखोगे कि भाइयों ने अपनी समस्या उनके पिताजी के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। उनके पिताजी के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 5। यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों? तो यदि मैं जमींदार के स्थान पर होता तो तीनों बेटों को जमीन, जानवर और सोने का बराबर हिस्सा करके बराबर क्या कर देता? बराबर बांट देता। तो मैं लिखूंगा कि यदि मैं जमींदार के स्थान पर होता, मैं जमींदार के स्थान पर होता तो सारी संपत्ति का बंटवारा 3 बराबर हिस्सों में कर देता। 3 बराबर हिस्सों में कर देता। ठीक है, यदि मैं जमींदार के स्थान पर होता तो जितनी भी संपत्ति थी उस सारी संपत्ति का बंटवारा 3 बराबर हिस्सों के अंदर कर देता। ठीक, आगे बढ़े। कार्यपत्रक 99 दिया हुआ है। गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो दी गई कविता को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के क्या लिखने हैं? आपको उत्तर लिखने हैं। देखो कविता क्या है। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो मां मुझे उनका मोटा एक जिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूं, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूं, एक नाप में कहीं नहीं तुझको देखा करती हूं। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। यानी जो चांद है वो अपनी माँ से कह रहा है कि मेरे लिए एक जिंगोला यानी पहनने का वस्त्र, गर्म वस्त्र सिल दो, क्योंकि मैं इस जाड़े के दिनों में, सर्दियों के दिनों में जब क्या करता हूँ, सफर करता हूँ, यात्रा करता हूँ, तो बहुत ही ठिठुर जाता हूँ, ठंड से बहुत ज्यादा ठिठुर कर मेरी हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब उसकी माँ कह रही है कि ये बात तो सही है, पर मैं तेरे लिए ड्रेस कैसे सिलूं? तेरा आकार तो फिक्स ही नहीं है, कभी तू छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी 1 इंच या 1 फुट जितना मोटा होता है, तो कभी बहुत ही छोटा हो जाता है। तेरा माप तो फिक्स है ही नहीं, तो मैं तेरे लिए कपड़ा कैसे सिलूं? ठीक, अब देखो प्रश्न। इस कविता में किस किस के बीच में बात हो रही है? तो चंदा और उसकी मां के बीच में। दूसरा, चांद क्या सिलवाना चाहता है? झिंगोला। तीसरा,
मां को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है? लिखेंगे क्योंकि चंदा का आकार क्योंकि चंदा का आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, कभी वह छोटा कभी वह छोटा तो कभी क्या हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मां को क्या लग रहा है, इसीलिए मां को डर लग रहा है। ठीक है, इसीलिए मां को डर लग रहा है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 4। इस कविता में चंदा और उसकी मां के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। इस बातचीत को हमें क्या लिखना है, अपने शब्दों के अंदर लिखना है। तो देखें हम कैसे लिखेंगे कि एक समय चंदा ने अपनी मां से झिंगोला सिलवाने के लिए क्या कर दी, हट कर दी। एक बार चंदा ने अपनी मां से झिंगोला सिलवाने के लिए क्या कर दी, हट कर दी। कि चांद बोला या चंदा अपनी मां से कहता है कि अपनी मां से कहता है कि रात में यात्रा के समय उसे क्या लगती है, उसे ठंड लगती है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इस वजह से मैं यानी चंदा मैं ठिठुरता हुआ बड़ी मुश्किल से यात्रा पूरी करता हूं। बड़ी मुश्किल से यात्रा क्या करता हूं, यात्रा पूरी करता हूं। ठीक है, तब मां ने कहा, तब किसने कहा, तब मां ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर डर इस बात का है, डर इस बात का है कि कभी तुम एकदम छोटे हो जाते हो, कभी तुम एकदम छोटे हो जाते हो तो कभी क्या हो जाते हो, तो कभी बड़े हो जाते हो, तो कभी बड़े हो जाते हो। इसीलिए तुम्हारी माप कैसे ली जा सकती है, इसीलिए तुम्हारी माप कैसे ली जा सकती है। ये दोनों के बीच में क्या हो रही है, वार्ता हो रही है। ठीक, ये था आपका कार्यपत्रक 99। आगे बात करें, कार्यपत्रक 100 दिया हुआ है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखिए। आपको क्या बनाने हैं, प्रश्न बनाने हैं। देखो, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना
हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे याद नहीं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। अब देखो इस पर प्रश्न क्या है। ऊपर गद्यांश में गीलू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार आप भी प्रश्न बनाइए। तो ऊपर गद्यांश में गीलू शब्द प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार आप भी क्या बनाने हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। तो देखो प्रश्न क्या बनाएंगे। पहला प्रश्न बनाएंगे कि गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला प्रश्न क्या बनाएंगे कि गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला प्रश्न बन गया कि गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था। गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था, यह बन गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हम लिख सकते हैं, लेखिका के खाने के बैठने पर गिल्लू कहां बैठ जाता। तीसरा हम कहेंगे कि लेखिका के खाने के समय पर गिल्लू कहां पर बैठ जाता। लेखिका के खाने के समय गिल्लू कहां पर बैठ जाता। अगला प्रश्न लिख सकते हैं कि लेखिका ने उसे कहां बैठना सिखाया। क्या लिखेंगे कि लेखिका ने उसे कहां बैठना सिखाया। लेखिका ने उसे कहां बैठना सिखाया। अगला प्रश्न संख्या 6, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी। तो वो क्या थी, वो थे काजू। सातवां प्रश्न, आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह दो प्रश्न बनाइए। दो प्रश्न बनाए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न बना सकते हैं कि गिल्लू नाम दिया गया था। गिल्लू नाम दिया गया था, किसको दिया गया था। तो प्रश्न बना देंगे चिड़िया को। दूसरा लिख देंगे बिल्ली को। तीसरा लिख देंगे गिलहरी को। और चौथा लिख देंगे मोर को। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा गिलहरी को। अगला प्रश्न बना लेते हैं कि गिल्लू लेखिका की थाली में से उठाकर खाता था। गिल्लू लेखिका की थाली में से उठाकर खाता था। क्या खाता था, चावल। दूसरा ऑप्शन चने। तीसरा ऑप्शन बाजरा। और चौथा ऑप्शन लिख लेते हैं काजू। तो इसका सही जवाब क्या है, चावल। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 96 से लेकर कार्यपत्रक 100 तक सभी के प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।